तो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो। सो स्टे ट्यून्ड इन दिस वीडियो एंड पूरी एंड तक देखना ताकि आपको ये समझ आए कि फंडामेंटली एंड स्टॉक पे टेक्निकली ये कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्यों गिर रहा है, अगर बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है, एंड फंडामेंटली क्या इसमें कोई शिफ्ट आया, कोई ऐसी प्रॉब्लम आई है जो बिजनेस प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में चल रहा है जिसकी वजह से बिजनेस एंड स्टॉक गिरे जा रहा है। लेट्स डाइव इनटू दिस वीडियो, जहां पे हम सबसे पहले बात कर लेते हैं सितंबर 2023 में हमें दिखा था इसका प्राइस 101 रुपए के आसपास, बट अभी कहीं चल रहा है 80 रुपए। सो क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स में ऐसा क्या हो गया कि स्टॉक इतना ज्यादा गिर गया एंड लोग अब एकदम से बेरिश हो गए उस पर? ऐसा क्या हो गया एंड कंपनी की ऐसी क्या गाइडेंस एंड क्या टारगेट्स आ गए जो लोगों को लग रहा है या जो कंपनीज को लग रहा है कि यार ये अचीव करना मुश्किल है? ऐसा क्या हो रहा है? सो लेट्स एनालाइज दैट। अगर हम कोर पॉइंट्स के बारे में बात करें सबसे पहले कि कंपनी का कॉस्ट टू इनकम क्या है एंड बाकी सारे रेशियोज क्या है, वो इतने हाई क्यों है। सो अगर हम देखें तो फाइनेंशियल ईयर 2025 का जो इनका टारगेट है वो 65% का था, बट अगर हम करंटली अभी देखें तो 73% का चल रहा है। वो बहुत ज़्यादा शिफ्टेड है अभी उससे, एंड विच इज़ अ मेजर प्रॉब्लम। अब ये प्रॉब्लम आई क्यों है? क्योंकि बैंक अभी अर्ली स्टेज में है। ऑल्दो हम ये कह सकते हैं बहुत टाइम से स्टॉक लिस्टेड है, इतनी पुरानी कंपनी है, बहुत टाइम से ये बैंक काम कर रहा है, तो अर्ली स्टेज पे कैसे है? क्योंकि गाइस इसमें एक पिवटल शिफ्ट आया है। ये पिवट कर रही है कंपनी, कैसे कर रही है? जो इंफ्रास्ट्रक्चर लेंडिंग की ये कंपनी थी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर लेंडिंग में काम करती थी, अब ये रिटेल लेंडिंग में काम करने लग गई है एंड इंफ्रा को कम करने लग गई है, जिसमें इनके लॉसेस ज़्यादा हो रहे थे। तो कंपनी का प्रॉपर पूरा डीएनए चेंज हो रहा है, इसकी वजह से इतना बड़ा कॉस्ट टू इनकम का इनका फर्क आया है। अब कॉस्ट टू इनकम को समझने के लिए हम ये समझेंगे, तो आप और मैं एक बिजनेस शुरू करते हैं एंड 100 रुपए कमाने के लिए अगर 200 रुपए देने पड़ रहे हैं तो हमारी कॉस्ट टू iनकम हुई 50%। मतलब हमने 100% 200 रुपए पैसे लगाए और उसका 50% पैसे कमाए। अब हम देखें इनके जो हाई कॉस्ट डिपॉजिट थे, मतलब जो इनको हायर इंटरेस्ट देना पड़ रहा था अपने डिपॉजिट्स पे, उससे ये शिफ्ट हो रहे हैं रिटेल यानी लो कॉस्ट डिपॉजिट पे, जो कि बैंक को सबसे ज्यादा फायदा देने वाला आगे आने वाले सालों में, जिससे इनकी जो मेन जो निम होता है, जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, वो बढ़ने वाला है। एंड बैंक्स का आप सबको पता है कि मेन जो काम होता है वो होता है इंटरेस्ट डिफरेंस। सो मतलब यहां पे अगर आप 10 रुपए दे रहे हो और वहां पे 15 रुपए ले रहे हो, तो वो 5 रुपए का जो डिफरेंस है बैंक्स उस पे कमाता है। एंड ये 15 रुपए का इंटरेस्ट ले रहे हैं एंड 10 रुपए का इंटरेस्ट दे रहे हैं। पहले ये 10 रुपए के इंटरेस्ट से 12-13 रुपए का इंटरेस्ट दे रहे थे, जिसकी वजह से इनको प्रॉब्लम आ रही थी। सो एक बेसिक आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करिए। आई होप आपको ये समझ आ गई हो। आगे बात करते हैं इनके टारगेट्स क्या है, करंटली वो कहां चल रहे हैं, उससे कितनी दूर है, वहां जाने का रास्ता क्या है। सो सबसे पहले हम नेट इंटरेस्ट की बात ही कर लेते हैं। हम इसको NIM कहते हैं, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, विच इज अ डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट रेट दैट बैंक्स प्रोवाइड एंड व्हाट बैंक्स गेट। जो बैंक को इंटरेस्ट मिल रहा है वर्सेस जो बैंक इंटरेस्ट दे रही है, इसको हम कहते हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन। अगर हम देखें तो इस बैंक का जो टारगेट था, जो 2025 का फाइनेंशियल ईयर 2025 का जो इनका टारगेट था, जो गाइडेंस थी वो थी 5%, 5.55% के आसपास। एंड करंटली अगर हम देखें तो ऑलरेडी 6.36% पे चल रहा है, विच इज वेरी वेरी गुड। तो हमें ये समझ आ रहा है कि ऑलरेडी अपने नेट इंटरेस्ट मार्जिन का जो इनका मेन बिजनेस इनकम है, उसमें तो ऑलरेडी ये 6.36% आ चुके हैं, ऊपर आ चुके हैं अपने टारगेट से भी। एंड हम हर क्वार्टर में देख रहे हैं कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन हर क्वार्टर में बढ़ता जा रहा है। इवन लास्ट क्वार्टर में भी बहुत बढ़िया तरीके से हमें इसमें ग्रोथ देखने को मिली। अब ये बहुत बढ़िया बात है कि इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन ऑलरेडी टारगेट से ऊपर है एंड बहुत पॉजिटिव है, बट माई जॉब इज टू प्रेजेंट यू अ क्लियर पिक्चर। दोनों साइड हम दिखाएंगे कि डाउन साइड क्या है इसकी। सो हम इसकी डाउन साइड के बारे में बात कर लेते हैं। इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन बढ़ रहा है रिस्की एसेट्स की वजह से। अब गाइस रिस्की एसेट्स क्या होते हैं? बैंक के लिए एसेट्स होते हैं लोन देना, क्योंकि उनका एसेट है, वहां से उनको पैसे मिलेंगे, कैश फ्लो आएगा। तो बैंक्स ऐसी जगह लोन दे रहे हैं जो थोड़ी सी अनसिक्योर्ड लेंडिंग है, जो जिसमें थोड़ा रिस्क ज्यादा है, प्रोविजन ज्यादा रखने पड़ेंगे कि हो सकता है वो पैसे कम वापस आए या फिर आए ही ना। तो प्रॉब्लम ये है कि रिस्की एसेट्स पे इंटरेस्ट तो ज्यादा मिलेगा, बट बैंक उसके लिए रिस्क भी ज्यादा ले रहा है कि कल को अगर वो लोन्स डिफॉल्ट हो गए तो बैंक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ सकता है। एंड रिस्की एंड अनसिक्योर्ड लेंडिंग की वजह से इनका जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो बढ़ चुका है। RBI कहता है कि आपको रिस्की एसेट्स अपने कम करने हैं, बट अब कहोगे यार ये बैंक RBI के कंप्लाइंस को मान क्यों नहीं रहा, या ऐसा है कि कंप्लाई कर रहा है तो किस तरीके से कर रहा है? तो उसका मेन रीजन ये है कि इनकी स्ट्रॉन्ग कलेक्शन एफिशिएंसी बनी हुई है अभी भी। क्या मतलब? जो लोगों से कलेक्ट कर रहे हैं वापस पैसे, वो स्ट्रांगली एफिशिएंटली पैसे कलेक्ट कर पा रहे हैं। दैट इज वाई RBI इनको कोई ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में नहीं डाल रहा। एंड चाहे इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन अनसिक्योर्ड लेंडिंग की वजह से बढ़ रहा है, स्टिल क्योंकि ये पैसे कलेक्ट कर पा रहे हैं, दैट इज वाई अभी तक इनको कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आ रही। तो अब हम बात करने वाले हैं करंट ईयर वर्सेस टारगेट फाइनेंशियल ईयर 2029 का। इनका आगे का 5 साल का क्या टारगेट है, उसको अचीव करने का क्या तरीका है, एंड कैसे कर पा रहे हैं ये, एंड उससे कितना दूर है, हम ये बात करने वाले हैं।
सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जीएनपीए के बारे में। जीएनपीए इज ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। अब ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं जो भी आपने एसेट, जो भी आपके लोन्स 90 दिनों से अगर हम एवरेज ले तो 90 दिनों के अंदर या तो वापस नहीं आ रहे या फिर जो उनकी इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं वो लेट हो रही हैं, मतलब जिस टाइम पे आनी चाहिए उस टाइम पे नहीं आ पा रही, तो वो इनके लिए एक नेगेटिव नंबर है, दैट इज 2.04%। एंड हमें पता है जितना जीएनपीए एंड एनएनपीए कम उतना बेटर। तो इनका जो करंट जीएनपीए है वो 2.04% है एंड इनका टारगेट है 1.5% तक जाना 2029 में। अगर हम एनएनपीए की बात करें, नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, सो जीएनपीए में से अगर हम प्रोविजंस निकाल दे, प्रोविजन यानी कि सपोज मैंने आपको 100 रुपए का लोन दिया, तो सपोज मैंने आपको 100 रुपए का लोन दिया एंड मुझे लगता है आप 20 रुपए वापस नहीं करोगे। सो फॉर एग्जांपल, मैं ये नहीं कह रहा कि आप पैसे वापस नहीं करोगे, हम किसी दूसरे बंदे की बात ले लेते हैं कि मैंने किसी एक एबीसी बंदे को 100 रुपए दिए एंड सपोज मुझे लगता है 20 रुपए वापस नहीं करेगा, 80 रुपए दे देगा सही टाइम से, तो मेरे लिए जीएनपीए हो जाएगा 20 यानी 20%। एंड मुझे लगता है कि उसमें से 20 रुपए में से 10 रुपए तो देगा ही नहीं एंड 10 रुपए थोड़ा लेट देगा, तो मैंने 10 का प्रोविजन बना लिया, तो मेरा एनएनपीए आ गया 10%। सो यही हमारा एनएनपीए होता है, नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। अभी करंटली चल रहा है 0.68% एंड इनका टारगेट है 2029, 5 सालों में इसको 0.4% तक लेके आने का। अगर हम देखें इनकी लोन जो है, लोन बुक्स जो हैं वो अभी चल रही है 1.89 करोड़ पे एंड टारगेट फॉर 29 है इनका 5 लाख करोड़, जो कि होता है 20% ग्रोथ ईयर ऑन ईयर। सो अब थोड़ी सी और मेट्रिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। अगर हम देखें टर्म डिपॉजिट्स, इनके अभी चल रहे हैं 90,900 करोड़ के आसपास एंड दे आर टारगेटिंग इट फॉर 2029 टू बी एट 3 लाख करोड़। अगर हम कासा देखें, करंट अकाउंट वर्सेस सेविंग्स अकाउंट, मैंने कासा को भी बहुत अच्छे से समझाया हुआ है एसबीआई बैंक की डिटेल्ड एनालिसिस स्टडी में। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो आप आई बटन पे जाके क्लिक करके उसको देख सकते हैं। बट अगर आपको शॉर्ट में बताऊं तो कासा इज करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट। सो करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट क्या होते हैं? करंट अकाउंट पे बैंक को कोई इंटरेस्ट देना नहीं पड़ता एंड सेविंग्स अकाउंट पे बहुत कम इंटरेस्ट देना पड़ता है। द हायर दिस नंबर द बेटर इट इज। तो अभी इनका कासा अकाउंट चल रहा है 85,492 करोड़ का एंड दे आर टारगेटिंग इट फॉर 2029 कि ये 2.85 लाख करोड़ तक चले जाए, जो कि होता है 24% ग्रोथ। अगर हम कॉस्ट डिपॉजिट्स की बात करें तो 1.76 लाख करोड़ हैं एंड दे आर टारगेटिंग इट फॉर 5.85 लाख करोड़। अगर हम ब्रांचेस की बात करें, अब हम बात करने वाले हैं ये इसको कैसे अचीव कर सकते हैं। सो दे आर ट्राइंग टू इंक्रीज देयर ब्रांचेस एंड लेंडिंग। वो कैसे करेंगे? अपनी ब्रांचेस बढ़ाएंगे। अभी करंटली चल रही है 897 ब्रांचेस इनकी। सो अभी जो वर्किंग ब्रांचेस हैं वो 897 है एंड दे आर ट्राइंग टू इंक्रीज इट टू 1700 1800 विच इज अ ह्यूज नंबर एंड इसको बहुत तेजी से मल्टीप्लाई हमें देखने को मिल सकता है ये टारगेट्स अचीव होते हुए। दूसरा तरीका क्या है? इनकी जो एवरेज बोरिंग कॉस्ट है ये उसको कम कर सकते हैं। अभी इनका जो लोन्स है, जो ये पैसे लेते हैं वो बहुत ज्यादा चल रहा है, दैट इज अराउंड 8.91%। सो 8.91% इनकी एवरेज बोरिंग कॉस्ट थी जब ये इंफ्रा लेंडिंग कर रहे थे एंड इन्होंने ऑलरेडी अपना एवरेज बोरिंग कॉस्ट को 6.2% तक कर दिया है, विच इज अ वेरी वेरी गुड साइन। इसकी वजह से ये टारगेट्स के पास जाते जा रहे हैं एंड अगर हम देखें, अगर इंफ्रा की लेंडिंग को हम इन नंबर्स में से हटा दें तो हमें ये देखने को मिलेगा कि ये ऑलरेडी अपने टारगेट के बहुत ज़्यादा पास हैं। तो ऑल्दो दिस इज़ नॉट अ परफेक्ट तरीका, दिस इज नॉट अ राइट वे टू कैलकुलेट नंबर्स एंड टारगेट्स, बट मोटा मोटा अगर हम समझें तो लेंडिंग में मेन प्रॉब्लम इंफ्रा की वजह से थी एंड दे आर चेंजिंग देयर बिजनेस, पिविटिंग देयर बिजनेस टू रिटेल। उसकी वजह से क्या हुआ, 8.9% जो इनका कॉस्ट आ रही थी वो 6.2% आ रही है एंड अगर लास्ट क्वार्टर देखें तो वो तो 6.1% आ रही है। तो मतलब कॉस्ट इनकी धीरे धीरे गिरती जा रही है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन बढ़ता जा रहा है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है एंड इसकी वजह से हमें आरओए, रिटर्न ऑन एसेट्स एंड रिटर्न ऑन इक्विटी भी बढ़ते हुए दिख रहे हैं। आई होप आपको फंडामेंटल एनालिसिस का आइडिया लग गया होगा कि आईडीएफसी बैंक में क्या हो रहा है। नाउ हम चार्ट्स की तरफ जाके देखेंगे चार्ट्स में क्या हो रहा है, कहां पे हम बाय कर सकते हैं। अगर आपने बाय कर रखा है कहां तक आप होल्ड कर सकते हैं, स्टॉप लॉस टारगेट क्या होना चाहिए। सो लेट्स गो टुवर्ड्स द चार्ट्स। सो गाइज, प्रैक्टिकली हम आपको दिखाने के लिए लेके आ चुके हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के वीकली चार्ट से हम स्टार्ट करेंगे एंड धीरे धीरे उसको हम लेके जाएंगे नैरो डाउन करते हुए डेली पे, देन इंट्रा डे पे 15 मिनट पे। सो हम देखने वाले हैं कि सबसे पहले अगर हम मंथली देखें तो मंथली क्योंकि बहुत पुराना स्टॉक नहीं है तो हमें दिख रहा है कि एक पैटर्न फॉर्मेशन में था एंड मंथली में हमें ब्रेकआउट दिखा था अराउंड 2 मई 2023 के आसपास एंड मई वाले मंथ के बाद हमें ब्रेकआउट ऐसा देखा कि वो सस्टेन भी हो रहा है ऊपर की तरफ। अब ये बहुत ही ज़्यादा ब्रॉडर व्यू है, इसको अगर हम थोड़ा सा नैरो डाउन करें, वीकली भी लेके जाएं तो वीकली पे हम देखेंगे कि एक बार आपके लिए लाइन रिमूव कर देता हूँ। वीकली पे हमें दिख रहा है थोड़ा सा बेयरिश व्यू, क्योंकि ऑब्वियसली मार्केट थोड़ा सा इसको डिस्काउंट कर रही है कि आईडीएफसी अपना रूट बदल रहा है, एज इन के इंफ्रा से रिटेल लेंडिंग पे जा रहा है, जिसकी वजह से इसका निम गिर रहा है या प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस में आ रहा है। बट अगर हम देखें तो मार्केट ऑलरेडी, मतलब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ऑलरेडी
अपने ऑल टाइम हाई के आसपास एक बारी जाके वापस नीचे आ चुका है। एंड यहाँ पे एक एम पैटर्न फॉर्मेशन, ये आपका माउंटेन हिल टाइप पैटर्न फॉर्मेशन बना रहा है। माउंटेन हिल की वीडियोस भी हमने आपके लिए ट्रेडिंग यूनिवर्सिटी चैनल पे बनाई हुई है, प्लेलिस्ट में फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस मैं आपको सिखाया हुआ है चार्ट पैटर्न्स को कैसे ट्रेड करते हैं। माउंटेन हिल का मतलब क्या है, एक बारी मैं आपके लिए ईजी कर देता हूँ। सो दिस इज योर माउंटेन एंड ये आपकी हिल है। इसकी नेकलाइन का ब्रेकडाउन जब होता है तो हमें रिवर्सल दिखता है, मतलब स्टॉक नीचे गिरता हुआ दिख सकता है। बट क्योंकि अभी हमें इसका नेकलाइन ब्रेकडाउन नहीं दिख रहा एंड यहाँ पे सपोर्ट दिख रहा है काफी अच्छा, तो हम देख सकते हैं कि अभी मार्केट हॉल्ट कर रही है, सस्टेन कर रही है। थोड़ा सा अगर हम डेली पे लेके जाएं तो डेली पे हमें दिख रहा है कि मार्केट कंसोलिडेट कर रही थी ऊपर जाने के बाद एंड ऊपर के लेवल्स पे ही मार्केट होल्ड कर रही है अभी। एंड यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ये बना हुआ है। वो कैसे कि अगर हम इस रैली का पार्ट देखें जो कि यहाँ से कहीं से शुरू हुई थी अराउंड 1 मई से, जहाँ से हमें ब्रेकआउट देखा था मंथली का भी, उस रैली का ये पार्ट 50% है फिबोनाची लेवल्स। सो अगर मैं यहाँ से आपके लिए फिबोनाची लेवल्स लगाऊं, सो दिस इज अराउंड 50% विच इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेशियो। मतलब 50% के आसपास मार्केट एक बारी होल्ड जरूर करती है, सस्टेन जरूर करती है, वही हमें देखने को मिल रहा है। एंड यहीं से मार्केट सस्टेन कर पा रही है, ऑल्दो रिजल्ट्स नेगेटिव हैं। बट प्रॉब्लम इज कि यहाँ पे जो वॉल्यूम्स हैं सस्टेन करने के, जो ग्रीन वॉल्यूम्स है, ये हमें बहुत कम दिख रहे हैं, जिसकी वजह से हम हो सकता है हमें ब्रेकडाउन देखने को मिले। बट टिल द टाइम इट ब्रेक्स डाउन हमारा सेंटिमेंट पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि मार्केट अभी भी ऊपर की तरफ ही बना हुआ है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भी ऊपर की तरफ ही बना हुआ है। अब यहाँ पे अगर हम देखें हम क्या कर सकते हैं, हमारा स्टैंस क्या रहना चाहिए। सबसे पहले तो ये हमारा स्टॉप लॉस रहना चाहिए 77, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। सो 77 से थोड़ा सा नीचे आप कर सकते हो, लाइक 77.8, 77.9 के आसपास हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर हम पोजीशन में हैं तो यही हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा। अगर हम नई पोजीशन बना रहे हैं तो यही हमारा न्यू स्टॉप लॉस रहेगा। ये स्विंग लो भी है एंड ये एक बहुत अच्छा डिमांड जोन भी है। अगर हम इंट्राडे में देखें, सो इंट्राडे में हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे स्टॉक बहुत ही बढ़िया तरीके से रैली दे रहा है। एंड यहाँ पे अगर हम 15 मिनट में देखें, सो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर टाइप बना के भी मार्केट ऊपर जा रही है। सो लेट मी शो यू क्लियरली, ये लेफ्ट शोल्डर, ये हेड एंड ये राइट शोल्डर। ऑल्दो एकदम पिक्चर परफेक्ट नहीं है, बट काफी हद तक हमें ये दिख रहा है कि ये ऑलमोस्ट हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न बना के ब्रेकआउट दे रहा है एंड बहुत ही अच्छे तरीके से ब्रेकआउट दे रहा है इंट्राडे में। तो हमें ये समझ आ रहा है कि ऐसा कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं आई अभी तक, बट लेवल्स यही रहेंगे। अगर मैं आपको आगे के लिए लेवल्स बता दूं, सो डेली में हम लेवल्स देखें तो हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस का लेवल हमें मिल सकता है 85.85 के आसपास। अगेन ये भी फिबोनाची लेवल्स ही हैं। अगर हम इस रैली को देखें जो ऊपर से नीचे एक बार ही आया था एकदम बॉटम से, तो दिस इज अराउंड, इस रैली का दिस इज अराउंड 23.6%, विच इज थोड़ा सा एक बार यहाँ पे रेजिस्टेंस ले सकता है मार्केट। ऑल्सो अगर हम देखें तो पिवट पॉइंट्स जो हैं, जो फिबोनाची लेवल के पिवट पॉइंट्स है, वहां पे ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो इसकी वजह से यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन भी हम मान लेंगे इसको। अगर हम डेली में देखें तो EMAs को अगर हम देखें तो 200 EMA इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग लेवल। ये जो पर्पल लाइन है ये 200 EMA की लाइन है। यहाँ से देखें तो मार्केट ने 200 EMA पे वापस आके अपने आप को रिक्लेम किया है एंड 50 EMA के आसपास हमें अगला रेजिस्टेंस मिल सकता है, विच इज 84-85 का लेवल। तो यहाँ से हमें देखने को मिल रहा है कि मार्केट अभी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो रहा है, बट क्योंकि वॉल्यूम सपोर्टेड नहीं है तो हम बहुत ज्यादा कन्विक्शन के साथ ट्रेड नहीं कर सकते। बट येस, अभी मार्केट वीक तो नहीं है, आप शॉर्ट नहीं कर सकते। अगर आप लॉन्ग नहीं भी करेंगे तो अभी आप शॉर्ट नहीं करेंगे। थोड़ा सा अगर आप रिस्की ट्रेडर हैं तो आप यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लेके लॉन्ग की तरफ जा सकते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में। फॉर स्विंग, फॉर इंट्राडे की बात नहीं कर रहा मैं, फॉर स्विंग्स हो सकता है आने वाले दिनों में हमें 92-85 के लेवल्स देखने को मिल जाए। धीरे धीरे अपना स्टॉप लॉस आप ट्रेल करेंगे। जैसे 85 आएगा आप स्टॉप लॉस अपना कॉस्ट टू कॉस्ट रख लेंगे ताकि आप एटलीस्ट लॉस ना लें। एंड इसके ऊपर जाएगा अगर तो आप धीरे धीरे और ऊपर लेके जा सकते हैं। 92 आया तो 85 के आसपास अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं। नाउ अगेन इंट्राडे के बारे में अगर हम बात करें तो इंट्राडे में भी हमें दिख रहा है कि ये बहुत ही अच्छी भी कैंडल आ रही है। ऑल्दो पता नहीं सस्टेन होगी नहीं होगी, बट ये हमारा स्टॉप लॉस रहना चाहिए 81 के आसपास एंड हमारा नेक्स्ट टारगेट शुड बी अराउंड 84 के आसपास। सो 84 हमारा नेक्स्ट टारगेट हो सकता है। एंड ये जो गैप है ना गाइज, ये गैप अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट गैप बना हुआ इंट्राडे में। एंड अगर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक इसी लेवल पे होल्ड कर गया, लाइक इस गैप के अंदर अगर फिल करके मार्केट होल्ड कर गया, तो ये बात पक्की है कि यहां से हमें बहुत अच्छी अपसाइड देखने को मिल सकती है। बट इंपॉर्टेंट इज कि इस रेंज में मार्केट होल्ड करना चाहिए, विच इज अराउंड 2.5% की रेंज। अगर मार्केट यहाँ पे सस्टेन करता है, बॉक्स पैटर्न बनाता है या ट्रायंगल पैटर्न बनाता है, उसके बाद ब्रेकआउट देता है, तो हमें बहुत अच्छी रैली एकदम ऊपर तक की, एकदम ऑल टाइम हाई के आसपास दोबारा हमें रैली देखने को मिल सकती है। फॉर दैट टाइम 85 हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है, 92 हमारा सेकंड रेजिस्टेंस लेवल एंड
अगेन आपको जैसे हमने बताया कि फंडामेंटल्स इसके स्ट्रॉन्ग वापस होने जा रहे हैं एंड अपने टारगेट्स के आसपास ये जा रहा है, तो हमें ये इसके स्टॉक चार्ट में भी दिखने वाला है एंड दिख भी रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, जब न्यूज़ आई थी, जब अर्निंग्स आई थी, तो ऑलरेडी स्टॉक गिर गया था 2 दिन उसके बाद ही, बट वापस यहाँ पे रिकवरी हमें देखने को मिली है और ऑलरेडी मार्केट यहाँ से अराउंड 6% रिकवर हो चुकी है। तो यहाँ पे अगर हम देखें कुछ डबल बॉटम जैसा अगर देखने को मिले और इसका ब्रेक आउट हो, तो ब्रेकआउट होने के बाद हमें और थोड़ा सा ज़्यादा सस्टेनेबल चांसेस मिलेंगे इसके ऊपर जाने के विद गुड वॉल्यूम सपोर्टेड। मैं ये नहीं कह रहा कि आज ही पोजीशन बना लो, बट थोड़ा सा इसको आप ट्रैक कर सकते हो। अब फाइनली हम लास्ट अगर देखेंगे, अगर प्राइस बढ़ेगा तो वीकली में कैसा पैटर्न बनाएगा। सो लेट्स सी, अगर प्राइस वापस यहाँ से बढ़ने लग गया तो वीकली में ये चैनल टाइप बना देगा, विच इज अ फॉलिंग चैनल, जो कि एक पॉजिटिव साइन बन जाता है। तो क्या होगा, यहाँ से स्टॉक बढ़ता हुआ आ रहा है, एक फॉलिंग चैनल बना है, यहाँ से ब्रेकआउट मिला, तो वो हमें डेली का 15 मिनट्स का एंड इवन वीकली का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, जो कि बहुत अच्छे तरीके से ऊपर जा सकता है अगर वॉल्यूम सस्टेन करे एंड ये पैटर्न को ब्रेकआउट करके मार्केट होल्ड करे। इन दी एंड आई होप आपको वीकली, डेली एंड इंट्राडे का एनालिसिस समझ आ गया होगा एंड इसमें जो भी आप ट्रेड लेंगे वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके लेना, बिकॉज दिस इज जस्ट फॉर एन एजुकेशन पर्पस। हम आपको सिर्फ टेक्निकली एंड फंडामेंटली पढ़ाने की, समझाने की, अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपको समझ आए कि किस स्टॉक में किस तरीके से उसके फंडामेंटल्स को, उसके चार्ट्स को, उसके प्राइस को रीड किया जाता है। सो गाइज, इन दी एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ आ गया होगा कि फंडामेंटली आईडीएफसी कैसा परफॉर्म कर रहा है, टेक्निकली कैसा परफॉर्म कर रहा है, कहां किस लेवल्स पे अभी वो मार्केट को होल्ड कर रहा है, कहां पे हमारी नई बाइंग इनिशिएट हो सकती है एंड किस लेवल तक हम अराउंड होल्ड कर सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड गेन सम नॉलेज आउट ऑफ इट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक दिस वीडियो, कमेंट डाउन बिलो कि आपको नेक्स्ट एनालिसिस कौन से स्टॉक्स पे चाहिए एंड अगर आप कोई डिफरेंट तरीके की सीरीज चाहते हैं सो लेट अस नो इन द कमेंट्स दैट एज वेल। तब तक के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, प्रेस द बेल आइकन सो यू डोंट मिस एनी अपडेट्स ऑन दिस चैनल एंड थैंक यू।